Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about the third part of this chapter which has the name metals and non-metals. पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लिंक विज़िट कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए चलते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में आगे और भी क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। तो आइए बात करते हैं अब इस चैप्टर के एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही अहम रोल रखता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हो सकता है क्लास 10th के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हों। और हम पहले पॉइंट की बात करेंगे इस वीडियो में, जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण से मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है impurities present in the obtained metal can be removed by electrolytic refining, यानी कि जो अशुद्धियां हैं, जो ओर्स में अशुद्धियां रहती हैं, वो अशुद्धियों को इलेक्ट्रोलिटिक रिफिलिंग के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफिलिंग प्रोसेस के द्वारा मेटल से अलग कर दिया जाए, और मेटल जो प्योर मेटल हो उसको अलग कर दिया जाए। तो यही प्रोसेस इसमें करना है हमको। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हमने क्या ले लिया है? ओर ऑफ कॉपर, या कॉपर का कोई एक ओर ले लिया है। कॉपर का ही सॉल्यूशन एक तरीके से लिया है बेसिकली। अब ये ज़रा देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है। तो आपको ये पता चल गया, कॉपर का ही एक सॉल्यूशन है। कौन सा है? वो यहाँ है। वो क्या है देखिए ज़रा, दिया गया है सॉरी, कॉपर सल्फेट। जी हाँ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ, मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और साथ में जो हमारा मेन सब्सटेंस है वो कॉपर सल्फेट है। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया? तो उसके बाद भाई साहब हमने क्या किया, इसमें जो हमारा पूरा एक इक्विपमेंट का जो पूरा सेटअप तैयार है, उस सेटअप में हम लोगों ने सारी चीज़ें फिल कर रखी हैं, हमने सॉल्यूशन डाल रखा है, और उसके बाद की वगैरह जो है यहाँ से जोड़ दिए एनोड और कैथोड से रिस्पेक्टिवली, एक एक करके। और उसके बाद जैसे ही हम की को, स्विच को चालू करते हैं, ऑन करते हैं, की क्लोज करते हैं, तुरंत ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है किसी तरीके से। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी तरीके से हमारा एनोड की तरफ से शिफ्ट होना शुरू हो जाता है कॉपर, किधर की तरफ? कैथोड की तरफ। समझ में आ रही बात? और कैथोड पर आकर के कॉपर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, वो बाकी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रहा होगा। उन इम्प्योरिटीज़ के बारे में ये देख रहे हैं ना, ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो एनोड के नीचे एनोड मड के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है, एनोड मड, है ना। ये एनोड मड के तौर पर जमा हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यही छोटा सा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल आपने देखा। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट बात क्या मिलेगी, या नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा? वो है कोरोजन। अब भाई साहब कोरोजन क्या होता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल का मॉइस्चर या अदर सब्सटेंस की वजह से, एसिड की वजह से रिएक्ट करना और अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म कर देना। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस, या ख़त्म करना, शुरू करना, ये पूरा प्रोसेस कोरोजन कहलाता है। हिंदी में इसको शायद संक्षारण कहते हैं। तो आइए संक्षारण क्या है ये समझते हैं एक बार। ठीक है। और किस मेटल में कैसा क्या बिहेवियर होता है? लोहे में तो आपने देखा होगा, लेकिन चांदी में कैसा होता है? जैसे कि यहाँ दिए गए ना, सिल्वर, चांदी में कैसा होता है, कॉपर में कैसा होता है, और उसके बाद जो आपने देखा वो तो डिस्कस करेंगे ही, है ना। अच्छा, जो यहाँ दिया है एक बार कोरोजन के बारे में उसको भी देख लेते हैं। मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग्स लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। ठीक है, कोई भी धातु आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग्स लाइक मॉइस्चर एंड एसिड। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट इजीली। अब हालांकि यही चीज़ों को हम लोगों ने
कुछ सेकंड्स पहले डिस्कस कर लिए, इसलिए इस जो लाइन है इस लाइन को हमें दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो है, अब ये सिल्वर है, सिल्वर पे कैसे पता चलेगा भाई? देखो लोहा है, लोहे में जंग लगा तो ये हमें समझ में आता है, लेकिन सिल्वर है तो सिल्वर में कोरोजन कैसे होता है? तो इस बात को समझने के लिए यहाँ जो दिया गया उसको पढ़ते हैं पहले। इट रिएक्ट्स विथ सल्फर in air to form silver sulfide and article become black, simple articles become black। यानी हमारे जो भी जैसे मान लिया आपके घर में मम्मी हो, दीदी हो, चाची ताई कोई भी हो, या कोई भी आदमी हो जिसने सिल्वर के यानी चांदी के जो है कुछ एक आर्टिकल्स पहन रखे हों, कुछ आभूषण या कुछ भी पहन रखे हों, और ज़्यादा समय से पहने पहने उनका जो शाइनिंग है, उनका जो लस्चर है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अच्छा, अब यही लस्चर धीरे धीरे कम होता है तो कैसे कम होता है? तो वो देखें ज़रा, यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर जो है, सिल्वर किससे रिएक्ट करता है? सल्फर से। कौन सा सल्फर? जो एयर में प्रेजेंट है। और क्या बनाता है? देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर सल्फाइड। अब सिल्वर सल्फाइड बना लिया। अब सिल्वर सल्फाइड बनाने के बाद क्या करता है? आर्टिकल बिकम्स ब्लैक। हमारे जो भी आभूषण या जो चीज़ भी हैं वो क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर, कॉपर क्या करता है भाई साहब? तो कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। समझ में आ रही बात? जैसे मान लिया आपके घर में आप अपनी दादी या अपनी माता जी से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में भी तांबे के कोई बर्तन होंगे, या तांबे या पीतल के। तो उन बर्तनों में क्या होता है कि समय के साथ साथ जब ज़्यादा दिन हो जाता है, उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, लास्ट में लिखा हुआ है ग्रीन, सॉरी, गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो वो जो परत है ना, वो जो हल्के हरे रंग के जो धब्बे हैं, वो धब्बे किसके हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है किस चीज़ के हैं? कॉपर कार्बोनेट के हैं। समझ में आ रही बात? और वो क्यों चढ़ता है? क्योंकि कॉपर में क्या हुआ? कोरोजन हुआ। कॉपर में क्या हुआ? कोरोजन हुआ। ठीक है, कोरोजन। ठीक। अच्छा, अब एक बात यहाँ ये भी याद रखिएगा कि कॉपर कोरोजन में किससे रिएक्ट करता है? तो रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। ओके, चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है आयरन, जो हमने सबने देख रखा है। आयरन एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब रस्ट कहलाता है, जंग कहलाता है। कैसा होता है? कलर आप सब जानते हैं, आपने लोहे में जंग लगी हुई देखी भी होगी। अब आगे की बात करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा उस चीज़ को। आगे की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, लिखा है बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यानी लोहे में जंग लगने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहला एयर और दूसरा मॉइस्चराइज़र, सॉरी मॉइस्चर, है ना, नमी। हवा और नमी दोनों बहुत ज़रूरी हैं लोहे में जंग लगने के लिए। ठीक। अच्छा, अब ये कोरोजन का तो मैटर समझ में आया, लेकिन कोरोजन के मैटर में हम बचाव करें तो कैसे कर सकते हैं? सो टू प्रिवेंट ऑफ any metal या prevention of any metal from corrosion, what we should do? So the first point is given here. Rusting of iron is prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome painting, anodizing। एनोडाइजिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं एनोडीकरण, है ना, मेकिंग अलॉयज। अब अलॉयज क्या होता है? ये गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। खैर, रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए हम लोग आयरन को क्या करते हैं? पहला पेंट कर सकते हैं, दूसरा ऑयलिंग यानी उस पर मोबिल ऑयल लगा सकते हैं या कोई तेल लगा सकते हैं सिंपली, जिससे कि उसका एयर से कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, मॉइस्चर से कांटेक्ट ख़त्म हो जाए और वो जैसे का तैसा बना रहे। समझ में आ रही बात? अच्छा, ग्रीसिंग कर सकते हैं। गैल्वनाइजिंग क्या है ये अभी आपको बताया जाएगा, है ना। बाकी क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडीकरण कर सकते हैं और उसका एलॉय बना सकते हैं।
अब ये बात करते हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो इन गैल्वेनाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट ही है, ज़्यादा अलग नहीं है, नीचे उसके अलॉय दिया गया है। इन गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड with a layer of zinc because zinc is preferably oxidized than iron। समझ में आ रही बात? यानी कि आयरन और स्टील को कोट कर दिया जाता है, परत चढ़ा दी जाती, किसके साथ की? तो भाई साहब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक की। ठीक, क्यों? क्योंकि जिंक इज प्रिफरेबली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी शुड टॉक अबाउट अलॉयज। What is alloys? Yeah, what is alloy? So these are mixture of metals with metals or non-metals। alloy क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, किसका? मेटल्स विद मेटल, यानी धातु का धातु के साथ मिश्रण, या धातु का अधातुओं के साथ मिश्रण, क्या कहलाता है? अलॉय कहलाता है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रांग। हम अगर कुछ छोटा अमाउंट कार्बन का आयरन में मिला देते हैं तो ये आयरन को क्या बना देता है? हार्ड एंड स्ट्रांग बना देता है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील। सो स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग आयरन विद निकल एंड क्रोमियम। इट इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये बहुत मेन पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेनलेस स्टील बनता है, किससे बनता है? मिक्सिंग आयरन। तो आयरन को मिलाने से, किसमें? विद निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम। और जब निकल और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील बन जाता है तो क्या होता है? इट इज हार्ड, ये मजबूत होता है। एंड डज नॉट ट्रस्ट, मतलब डज नॉट रस्ट का मतलब है कि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है वो है मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमलगम। अमलगम क्या है? बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अमलगम, सो वी कैन से दैट व्हेन मरकरी इज एडेड टू एनी अदर मेटल, व्हाट अलॉय वी गेट इज नोन एज अमलगम। यानी कि अमलगम मरकरी का किसी भी धातु के साथ मिश्रित होना अमलगम कहलाता है, या मरकरी का किसी अन्य धातु के साथ मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण अमलगम कहलाता है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी शुड टॉक अबाउट द ब्रास। अब ब्रास क्या होता है? ब्रास की अगर बात करें तो ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अच्छा, कॉपर यानी तांबा और जिंक अगर हम मिला देंगे मिश्रण में तो हमारा क्या मिलेगा? ब्रास मिलेगा। और ब्रॉन्ज की अगर बात करें वहीं तो कॉपर है, ये देखो यहाँ पर अलॉय ऑफ कॉपर लिखा है, लेकिन कॉपर के साथ साथ जिंक की जगह जिंक नहीं मिलाएंगे। अगर जिंक मिलाएंगे तो हमारा ब्रास मिलेगा, लेकिन अगर जिंक की जगह हम टिन मिला देंगे तो ब्रॉन्ज मिल जाएगा। आपने सुना होगा ना ब्रॉन्ज मेटल, हाँ वही बात है यहाँ पर। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रास एंड ब्रॉन्ज के बारे में, उसको डिस्कस करते हैं। ब्रास एंड ब्रॉन्ज। इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। समझ में आ रही बात? मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, किससे? प्योर मेटल से। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं सोल्डर। सोल्डर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो तार होते हैं जब टूट जाते हैं तो उन तारों को जोड़ने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? एक वायर आता है वाइट कलर का। लोग क्या करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हेल्प से, किसी विद्युत उपकरण की सहायता से उस वाइट वाले तार को लेते हैं, है ना, उसमें टच करते हैं, और जब टच करते हैं तो वो तार अपने आप गल करके उसमें चिपक जाता है, और उसके बाद हम जो तार जोड़ना है उस तार पर जहाँ जोड़ना है वहाँ से रख करके हल्का सा उसको वहाँ पर लगा देते हैं, और इस तरीके से हमारा तार जुड़ जाता है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ पर इससे लोकल लैंग्वेज में रांगा कहते हैं, हिंदी में रांगा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सोल्डर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ज़रा यहाँ एक बात समझते हैं कि वो सोल्डर होता क्या है। तो दैट इज अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। पीबी आपने देखा होगा ना, लेड, ठीक, पीबी और एसएन, पीबी और एसएन का क्या है? मिश्रण। कौन? सोल्डर। समझ में आ रही बात? यानी पीबी और
SN का मिश्रण क्या होता है, सोल्डर होता है। और ये क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम गलनांक होता है। ठीक, इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, अभी आपको बताया ही ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। बहुत छोटा वीडियो था क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अब मतलब बचा नहीं था। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ना समझ में आए, देन यू कैन कमेंट एंड आस्क टू अस। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू शेयर, क्योंकि आपका वीडियो है, आपके लिए बनाया गया है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा कमेंट के जरिए। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।